अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, पूरी दुनिया के अंदर माहौलियाती तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, जिसका सबसे बड़ा बुनियादी अंसर है कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता हुआ अखराज। इसकी रोकथाम के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर मैंग्रोव्स को सराहा जाता है और पाकिस्तान को कुदरती तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मैंग्रोव से नवाजा है। और जिस जगह पे आज हम मौजूद हैं, ये जगह सिंध के कराची के उस कोस्टल एरिया से मशहूर है जिसे हम पोर्ट कासिम का नाम दे सकते हैं, और रेडी गोट का ये पूरा इलाका है जहाँ पर मच्छरों की एक बड़ी आबादी है। और मेरे अक़ब में अगर आप दूर तक देख सकें तो मैंग्रोव्स के दरख्त लगे हुए हैं, जो इस बात की अलामत है कि तकरीबन इस पूरे इलाके के अंदर जो 2.5 लाख हेक्टर पे मैंग्रोव्स की इन्होंने यहाँ पर काश्तकारी की है, या गुज़िश्ता 2 से 3 दिहाइयों के अंदर मैंग्रोव्स जिस अंदाज में यहाँ पर बढ़े हैं और मज़ीद इन्हें बढ़ाया जा रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत बढ़ाते हुए हमारे माहौल से, हमारे मुआशरे से, इस पूरे मुल्क से और इस पूरी दुनिया से कार्बन डाइऑक्साइड का ख़ात्मा कर रहे हैं, ताकि कार्बन जितना कम होगा, ऑक्सीजन जितनी रिलीज़ होगी, उतना ज़्यादा हमारे माहौल पे इसका बेहतरीन असर पड़ेगा। नाज़रीन, हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई हीट वेव की लहर, उसकी बुनियादी वजह यही है कि कार्बन का जो बढ़ता हुआ इखराज है वो हमारे क्लाइमेट को बुरे तरीके से मुतासिर करता है। तो आज हम सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तवस्सुत से आपको मैंग्रोव्स कैसे लगते हैं, मैंग्रोव्स का कार्बन डाइऑक्साइड के इखराज को रोकने में क्या किरदार है, कार्बन से हमारे माहौल को कैसे बचाया जा सकता है, इंडस्ट्री की जो एक बड़ी बुनियादी यहाँ पर एक हमें रिक्वायरमेंट दिखाई देती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो इंडस्ट्री से खारिज हो रहा है, उसके लिए ये मैंग्रोव्स किस तरीके से कारआमद साबित होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि ज़रिए मुआश जो मच्छरों का इससे जुड़ा हुआ है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, और जो हमारी फिशरीज़ की सनत है वो कैसे परवान चढ़ रही है। आज ये सारे मौज़ूआत हम इहाता करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, और आवाज़ बनेंगे मच्छरों की भी, और सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तवस्सुत से इस कार्बन के इखराज को रोकने के लिए जो जो किरदार अदा हो रहा है इस मैंग्रोव्स की वजह से, वो सब आपको दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं और आपको मैंग्रोव्स के इस पूरी जो यहाँ पर काश्तकारी हो रही है या मैंग्रोव्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं वो सब चीज़ें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊं कि हमारे अतराफ़ में ही इस जगह पर बोरियों में मैंग्रोव्स के सीड्स मौजूद हैं, और ये बड़े यूनिक किस्म के सीड्स हैं। और इन सीड्स की खूबी ये है कि इन सीड्स को जब लगाया जाता है और फिर उसके बाद जब ये मैंग्रोव्स का पूरा एक दरख्त बनता है, क्या इसका प्रोसेस होता है, जो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हैं उनसे हम इस पे बात करेंगे। मोहम्मद जमाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप सुनाएं। अच्छा, ये बताएं कि सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आप रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर? जी, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर कराची। अच्छा, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बोरियों में बहुत सारे यहाँ पे सीड्स रखे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इन बोरियों की तरफ हमें लेकर चलें। इन सीड्स का बताएं कि अव्वल तो ये सीड्स आए कहाँ से हैं, यहीं पैदा होते हैं या कहीं से मंगवाए जाते हैं, और किस नौइयत के होते हैं, क्योंकि ये बड़े जैसे किसी वेजिटेबल जैसी शक्ल के लग रहे हैं। ये बेसिकली ये हमारे पास जो सीड है, इसे कहते हैं, सीड नहीं कहते, ये है प्रोपेग्यूल हमारे पास। तो हमारे पास एक मैंग्रोव की स्पेशी है राइजोफोरा, तो उसके ये जो है प्रोपेग्यूल होते हैं, वो हमारे पास मैच्योर यहाँ पे दरख्त हैं, वहाँ से ये हम इसको कलेक्शन करते हैं, फिर इसको बोरियों में डाल के जहाँ प्लांटेशन है, यानी आगे जहाँ केटी बंदर और शाह बंदर दूसरे एरियाज़ में, वहाँ हम ले जाते हैं, बैरन लैंड पे इसको प्लांट कर रहे होते हैं। ये हमारे पास अर्ली 90s में पहले यहाँ सिंध में नहीं होते थे, हम बलूचिस्तान से दूसरी जगह से मंगवाते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास इतने मैच्योर ट्रीज़ हो गए हैं कि हर साल यहाँ से हम तकरीबन 10-15 हज़ार बोरियाँ निकालते हैं और ये जाके आगे प्लांटेशन कर रहे होते हैं। आप ये कह रहे हैं कि 10-15 हज़ार यहाँ पे ये सीड्स या प्रोपेग्यूला, आपने इसका नाम बताया? जी जी जी, ये प्रोपेग्यूला 10-15 हज़ार बोरियाँ। अच्छा, तो ये एक दरख्त का सबब बन जाता है ये एक पूरा सीड? एक प्री जर्मिनेटेड, इसका प्रोपेग्यूल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये एक प्री जर्मिनेटेड एक दरख्त है। अच्छा। ये सीड नहीं है, ये दरख्त ही है, समझे। तो इसमें ये देखिए जर्मिनेट हो चुका है वेविपेरस, तो ये एक हमारे पास दरख्त ही है। अच्छा, कुछ पे मुझे दिखाई दे रहा है ये ब्लैक इसका टॉपर है, ये क्या चीज़ है? ये भी थोड़ा सा अगर इसमें आप गाइड कर दें, जैसे ये, हाँ, इसके ऊपर ये लगा हुआ है नाज़रीन, तो ये क्या चीज़ है? ये क्या है, ये दरख्त के ऊपर लगा हुआ होता है। जब इसमें क्या होता है, ये रैप्ड हो जाता है, सीड पक जाता है, इसका वेविपेरस बन जाता है, तो ये क्या होता है, खुद ही निकल जाता है और ये गिर के
खुद ही नेचुरली भी हो जाता है। इसमें ये होता है कि एक नेचुरल प्रोसेस है, मिसाइल की तरह ही है। इसका ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें वजन ज़्यादा है, तो वो नेचुरली जहाँ दरख्त में लगा होता है रैप्ड होकर वहीं से गिर के वहीं रीजनरेशन भी हो जाती है इसमें। यानी अगर कोई मैनुअल रास्ता नहीं भी अपनाया जाए तो ये बाय नेचर ये खुद भी जो है गिर के वापस रीग्रो हो जाएगा। बिल्कुल रीजनरेशन होता जाता है, वहाँ पे 100% हमारे कवर हो जाता है। जमाल साहब, हम चाहेंगे कि आप हमें उन मैंग्रोव्स तक लेकर जाएं ताकि हम और मज़ीद करीब से देख सकें और कैमरे की आंख से नाजरीन को भी दिखा सकें। नाजरीन, बोट में हम सवार हो चुके हैं और कितना हमें यहाँ से दूर जाना होगा? वैसे अगर आप इंडिया बॉर्डर तक चलेंगे तो तब भी हमारे मैंग्रोव, मतलब यहाँ से इंडिया का बॉर्डर भी कनेक्ट होता है? हाँ, इंडिया बॉर्डर जो हमारे पास सिर क्रीक है वहाँ तक सारे हमारे मैंग्रोव्स हैं और आगे कुछ बैरन एरियाज है जहाँ पे हम प्लांटेशन कर रहे हैं। लेकिन अभी जो हम चलेंगे तकरीबन 2-3 घंटे हमारा सफ़र होगा। 2-3 घंटे का सफ़र? जी बिल्कुल। तो इस सफ़र के दौरान भी नाजरीन कुछ बातें हम इनसे जानेंगे और जो जो मनाजिर हमें विजुअल्स दिखाई देंगे मैंग्रोव से मुताल्लिक वो भी आपके सामने रखेंगे। और कुछ हमें इधर मछेरे भी दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एक बेसिकली फ़िशरमैन कम्युनिटी है, ये जो रेडी गोट और ये जितने भी हैं, तो यहाँ पे ये मछेरे सारे मछली वगैरह के लिए होते हैं, ये यहाँ से काम कर रहे हैं। चलिए नाजरीन, इस सफ़र को आगे जारी रखते हैं और देखते हैं कि ये मैंग्रोव्स का जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है वो रोल किस तरीके से कार्बन के इस अखराज को रोक रहा है और साथ ही इस मैंग्रोव्स की वजह से जो फ़िशरमैन कम्युनिटी का रोज़गार जुड़ा हुआ है वो हमारी मईशत को कितना फ़ायदा पहुँचा रहा है। इन सब चीज़ों पर बात होगी। नाजरीन, इस वक्त हम सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बोट में मौजूद हैं और ये डीप सी है जिसमें इस वक्त हम ट्रैवल कर रहे हैं और इसकी वजह से ही एहतियाती तौर पे हमें ये जैकेट्स पहनाई गई हैं। लेकिन आप मेरे अतराफ़ में देख रहे होंगे जो हरियाली आपको दिखाई दे रही है यही वो मैंग्रोव्स हैं जो हमारे सोसाइटी से, हमारे इन्वायरमेंट से कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जमाल साहब, यही वो मैंग्रोव्स हैं जिनके सीड्स अभी आपने दिखाए थे? जी जी बिल्कुल यही है। ये सामने देख रहे हैं आपको एविसिनिया के दरख्त नज़र आ रहे हैं और राइजोफोरा के। तो वो जो सीड था हमारे पास राइजोफोरा का था। ये बेसिकली डीप सी नहीं है, ये हमारे पास डेल्टा एरिया है। डेल्टा एरिया है, डेल्टा के अंदर एक क्रीक में हम। तो ये मुझे बताएं कि जिस तरीके से आपने 2 अक़साम बताई मैंग्रोव्स की, तो क्या इनमें दिखने में भी कुछ फ़र्क होता है या ये दिखने में एक जैसे हैं और आप लोगों को ही सिर्फ ये अलामात पता है इनकी? नहीं, बिल्कुल उनके पूरे स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है, लीव्स का फ़र्क होता है, उनके रूट सिस्टम का फ़र्क होता है, तो वो दिखने में भी फ़र्क है। दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। मुझे जब हम दूर से देख रहे थे इसमें बहुत फ़र्क है। 4 स्पेशीज़ हैं? जी, हमारी 2 कौन सी? सिरोप्स टेगाल है और दूसरा हेजी सीरियस है। हमारे यहाँ इधर सिंध के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाने वाली है? सबसे ज़्यादा हमारे पास एविसिनिया पाई जाती है। एविसिनिया? जी जी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जैसे हम दूर से देख रहे थे, अब चूंकि हम करीब आते जा रहे हैं तो थोड़ा सा फ़र्क महसूस हो भी रहा है, लेकिन जिस तरह हम शहरों में ग्रीन बेल्ट पे कोनोकार्पस के पेड़ या दरख्त देखते हैं उस जैसी ये मुशाबहत दे रहे हैं? जी बिल्कुल, कोनोकार्पस भी जो हमारे पास होता है वो भी जो फैमिली और मैंग्रोव फैमिली से ही बिलोंग करता है, फेबिसाई फैमिली से दोनों बिलोंग करते हैं। तो जो एविसिनिया है उससे काफ़ी वो मुशाबत रखते हैं। और ये डेल्टा का ही जो सबसे ज़्यादा जो सॉइल यहाँ पे है या ये जो पूरा इलाका है मैंग्रोव्स के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन है इसकी ग्रोथ के लिए, होते ही ये यहीं पर है? जी बिल्कुल, मैंग्रोव्स बेसिकली होते ही डेल्टा एरियाज़ में हैं, यानी वो जहाँ पे सिलाइन और फ्रेश वाटर होता है वहीं पर ही होती हैं, ये इनलैंड में नहीं हो सकती। इतनी जो बारिशें हुई हैं सिंध के अंदर, बिलखुसूस सैलाबी कैफियत भी आई, तो ये सारा पानी तो इधर ही आके गिरा होगा? देखें, वो सैलाब और बारिशें हर साल तो नहीं आती ना, 4-5 साल बाद आती हैं और सीजनल आती हैं। 1 महीने के लिए वो आ जाता है, वो उससे फ़र्क तो पड़ता है लेकिन वो एक सीज़न पे पड़ता है। तो अगर मैंग्रोव्स को फ्रेश वाटर ना मिले तो क्या ये दरख्त जो हैं वो मुरझाने लग जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, या क्या इनके इशू क्या बनता है फिर? इनकी ग्रोथ रुक जाती है, बस मज़ीद फैलते नहीं हैं? हाँ, बड़े नहीं होंगे क्योंकि ये जस्ट सर्वाइव कर रहे होते हैं। जितनी अभी हमें हाइट दिखाई दे रही है इन दरख्तों की, ये इसकी टॉप हाइट है या इससे भी आगे बढ़ते हैं? ये नहीं, ये इससे भी बढ़ते हैं। इससे भी आगे बढ़ते हैं? जी जी जी। अच्छा, ये मैंग्रोव की एक लाइफ कितनी होती है एक दरख्त की? मैंग्रोव लाइफ इसकी अगर हम फॉरेस्ट के हिसाब से देखें तो रोटेशनल एज तकरीबन 30 से 35 साल है। अच्छा, इससे क्या मुराद है कि 30-35 साल बाद ये बिल्कुल गिर जाएगा या फिर ये ग्रोथ रुक जाती है और वापस डाउन होने लगता है? नहीं नहीं, गिरेगा नहीं, इसकी ग्रोथ रुक जाती है, फिर ये काफ़ी टाइम तक होता है। ऐसा तो 50 साल 60 साल के भी दरख्त हैं यहाँ पे, बहुत पुराने भी हैं हमारे पास।
नाजरीन, हम तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का ये समंदरी सफ़र तय करके एक मकाम पे हम पहुँचे हैं। जमाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ हम रुके इस वजह से हैं कि जो हमने इब्तिदा में आपको सीड्स के नाम पे जो चीज़ दिखाई थी उसका नाम प्रोपेग्यूल, तो वो जो है यहाँ पे हमें लटका हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में ज़रा हम जान लेते हैं। ये प्रोपेग्यूल जो है, ये खुद ही आप जो बता रहे थे गिर जाता है फिर दोबारा दरख्त पैदा कर देता है। ये प्रोपेग्यूल जैसे ये सामने लगे हुए हैं, इसमें ये बेसिकली ये होता है कि ये रैप्ड हो जाता है तो नीचे गिर जाता है। जैसे ये आप नीचे ये छोटे छोटे नेचुरल रीजनेशन देख रहे हैं, ये यहाँ से रैप्ड हुए हैं, खुद ही नीचे गिर गए, छोटे छोटे खुद से पौधे निकल रहे हैं, तो ये नेचुरल रीजनेशन है। तो जब हमने ये लगाए थे 10 बाय 10 फीट पे लगाए थे, लेकिन उसकी नेचुरल रीजनेशन की वजह से आप देखेंगे 100% कवर हो चुके हैं। तो जो रैप्ड हो जाता है, आप लोग भी जो कलेक्ट करते हैं वो यहीं से तोड़ते हैं? हाँ, हम भी जो रैप्ड होता है उसी को ही कलेक्शन ले रहे होते हैं, जो रैप्ड नहीं है उससे नहीं ले सकते। अच्छा, कम्युनिटी के हवाले से थोड़ा सा और बताइएगा कि उन लोगों को तो चलें ये बेनिफिट हो रहा है मैंग्रोव्स की वजह से कि मछलियों की अफजाइश है, उसमें झींगे भी हैं और भी जो आबी हयात हैं, तो उनके लिए तो एक रेवेन्यू जनरेशन मॉडल है, लेकिन वो डिपार्टमेंट के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद है? अच्छा, यहाँ पे जितने भी हमारे ये जो मैंग्रोव्स बचे हुए हैं, जो सक्सेस स्टोरी है, इस पे सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास कम्युनिटी का ही रोल है। हमने यहाँ पे जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें लोकल कम्युनिटी को इंगेज किया हुआ है। लेबर से लेकर जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, कंजर्वेशन में हो वो भी लोकल कम्युनिटी है हमारे साथ, और उसके अलावा जो लेबर है, प्लांटेशन है, सीड कलेक्शन है, और सब भी इसमें होते हैं। अब इनडायरेक्टली इस तरीके से भी ये फ़ायदा है, एक तो एनवायरनमेंट है लेकिन इनकी रेवेन्यू भी जनरेट हो रही है। अब हम सीड कलेक्शन कर रहे हैं, उसके लिए हमने क्या किया, वहाँ से एक वुडन बोर्ड उनसे रेंट में लिया, तो जिसकी बोट है उसको भी उससे मद में रेवेन्यू मिल रही है ना। तो इस तरीके से ही हम फैसिलिटेट कर रहे होते हैं लोकल कम्युनिटी को। ठीक है नाज़रीन, एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपको वो प्रोसेस भी दिखाने की कोशिश करेंगे जो सीड को डाला जाता है, और प्लस ये कि कुछ मच्छरों से भी यहाँ पर बात करेंगे जो यहाँ की लोकल कम्युनिटी है कि उनके क्या तासुरात हैं। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, अब हम एक और मकाम पे आ गए और यहाँ पर जो सीड कलेक्शन हो रही है वो प्रोसेस भी चल रहा है, और थोड़ा सा आगे जो है किस तरीके से नए प्लांट्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं इन सीड्स की वजह से, तो वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले यहाँ पर कुछ जो लेबर है जो यहाँ की मकामी आबादी में ही शामिल लोग होते हैं, तो वो किस तरीके से अपना किरदार अदा कर रहे हैं, ये हम पहले इनसे बात कर लें। तो इनसे बात करके ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये आप लोगों ने काफ़ी बोरियों में जो है सीड कलेक्ट किए हैं, और तो कितना मुश्किल मरहला होता है क्योंकि वहाँ तो पानी है, उसमें पानी में ही जाके आप लोग करते हैं क्या? बिल्कुल। और नीचे तो कांटेदार झाड़ियाँ भी हैं, झाड़ियाँ भी हैं यहाँ। तो वो नुकसान नहीं होता उससे? कोई नुकसान होता है, जैसे चोट लग जाता कटता है, पाँव कट जाता है, पाँव कट जाता है। तो मतलब कभी जैसे सीड कलेक्ट करते हुए पाँव ऐसे कट लग गया, खून बह गया, तो बर वक्त आपके पास कोई एहतियात के लिए कुछ होता है, फर्स्ट एड का कुछ? फर्स्ट एड लेकर आते हैं यहाँ पे, हम लोग उनको लगाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात नाजरीन ये कि ये लोग यहाँ पे स्टे करते हैं, इसी जगह पे, यहीं इनका खाना पकाना होता है और यहीं पर जो है ये रुके रहते हैं, और बड़ी मुश्किल एक इनकी टफ जॉब है मैंग्रोव्स के लिए। वहाँ पर मुझे कुछ लेबर भी दिखाई दे रही है। नाजरीन, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे इनसे कि कितना मुश्किल मरहला होता है, ये हमें दिखाई भी दे रहा है कि ये कह सकते हैं मकामी कम्युनिटी तो है जो यहाँ के मकामी गोट होते हैं, लेकिन यहाँ तक आने में भी 2-2.5 घंटे 3-3 घंटे का इनको अपनी लांचों में सफ़र तय करना होता है, और उसके बाद ये फिर घुटने पानी, यानी तकरीबन 1.5 से 2 फुट का ये पानी इस वक्त जहाँ पे ये मैंग्रोव्स लगे हुए वहाँ पर है। लेकिन वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इन सीड्स को कलेक्ट करने में, इनको तोड़कर लाने में, नीचे जो उनकी रूट्स हैं वो बहुत कांटेदार हैं, और फिर जब ये लेकर आते हैं तो जिस तरह उन्होंने जमाली साहब ने हमें बताया कि जब तक इस पे रिंग ना आ जाए उस वक्त तक ये तय नहीं होता कि ये इससे दोबारा जो है रीग्रो कर सकते हैं या रीजनरेट कर सकते हैं।
तो ये एक बड़ा मुश्किल मरहला है इन लेबर्स के लिए, और इनके पास ज़रिया माश के यहाँ पर दो ही ये तरीके दिखाई देते हैं। लेकिन सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनके लिए एक बड़ा अच्छा ये मामला रखा है, जो एक कम्युनिटी डेवलपमेंट के तौर पर भी है कि इनका ज़रिया माश भी यहाँ पर जुड़ गया है। दूसरा ये कि ये खुद फिशरमैन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, मछेरे हैं ये लोग भी। जी सर। तो इन लोगों का सबसे जो मेजर वो होगा कि जब सीड कलेक्शन का पीरियड नहीं होगा तो उस टाइम पे ये अपनी फिशिंग करते होंगे, ऐसा ही है। नहीं, ये सिर्फ खाली हमारे यही काम करते ये सिर्फ यही हैं, काम करते हैं। ये उनको बगैर उसको बुलाते हैं, सही है। फिर उसको टाइम पे हम काम कराते हैं। ये पानी ऊपर चल जाता है तो फिर हम बैठ जाते हैं, फिर पानी उतर जाता है, फिर हम काम में लगे पड़ जाते हैं। अच्छा, क्या टाइम होता है पानी के चढ़ने और उतरने का, अगर आप बता सकें? ये बंदा वो है जो लगाने वाला भी हमारे साथ था। अच्छा, लगाने वाला ये बंदा है। अब देखो दरख्त बड़ा हो गया ना। जी जी। ये लोग यानी ये लोग कलेक्ट भी करते हैं और ये लोग यहाँ पे लगाते भी हैं। जिस तरह आपने नाजरीन देखा कि पानी जो है अचानक से गहराई की तरफ आ गया, और वो इस वजह से कि ये नीचे छोटे छोटे टीले से बने हुए हैं, तो कहीं 1.5 फीट पानी था, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा वो लेबर, तो ये आगे बढ़ते जा रहे हैं तो वो टीला वहाँ ख़त्म हो गया, यानी जो उनकी जड़ें थीं, और या उनमें पैर इलच के इसमें फिर अचानक से बड़ी एहतियात वाला मामला होता है। लेकिन उसके बावजूद जो है एक पुरखतर जो है, ये एक नौकरी है उनकी, एक पुरखतर उनका काम है, और सिर्फ ये अंजामदही इसकी ज़ौक़ व शौक़ से या बड़ी जाँ फ़शानी से इसलिए दी जा रही है कि इनके पास ज़रिए माश के तौर पर भी यही एक अहम चीज़ है। और दूसरी बात ये कि माहौलियात को आलूदगी से पाक करने में और कोई इसका दूसरा प्रोसेस हो नहीं सकता सिवाय इसके कि एहतियात का मामला रखा जाए। अब ये टोकरियों में जो ये सीड्स कलेक्ट करके लेकर आए वो ये यहाँ पे दे रहे हैं, और ये हमारे सामने इन सीड्स को जो है वो रखा जा रहा है। तो तकरीबन जो है ये इस वक्त बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में है, और उसके बाद इन्हें मज़ीद जो है रीजनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब नाजरीन एक ऐसी जगह पे हम आ गए हैं जहाँ पे इनकी शजरकारी हो रही है, इन पौधों को, मैंग्रोव्स को लगाया जा रहा है। कैसे लगाया जाता है वो ज़रा हम करीब से जाके देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक हम पहुँच गए नाजरीन, जहाँ हमें एक टीला सा मिल गया, और अब इसके आगे की जितनी जगह है वो सब दलदली जगह है। तो वहाँ पर ये जो लेबर है सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, इन सीड्स को यहाँ पर ये लोग लेकर आ गए, और यहाँ पर ये सीड्स इसकी यहाँ पर काश्त करेंगे। तो अभी हमें ये दिखाई दे रहा है हद निगाह तक कि इन्होंने मैंग्रोव्स लगाए हुए तो हैं और मज़ीद भी लगा रहे हैं, और लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा हाइट हमें दिखाई नहीं दे रही। तो यहाँ पर जमाली साहब मौजूद हैं, उनसे मैं जान लेता हूँ इस हवाले से। जमाली साहब, यहाँ पे मैंग्रोव्स दिखाई तो दे रहे हैं, कौन सी अक़साम के ये भी बता दें, और इतनी हाइट क्यों नहीं दिखाई दे रही? अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास थोड़े बहुत नेचुरली एविसिनिया है, बाकी एरिया खाली है। नेचुरली एविसिनिया का मतलब ये खुद ही यहाँ पे उग गए हैं? जी, ये खुद उगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम अभी इसको बायोडाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे राइजोफोरा की प्लांटेशन कर रहे हैं। जो बड़े बड़े गैप्स हैं उनको फिल कर रहे हैं ताकि हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो 100% हो जाए। यानी 10 फीट की ये पूरी एक रोप रस्सी है ताकि एक अलाइन, अच्छा 100 फीट इसमें 10-10 फीट के हमारे जगह बनी हुई हैं, तो वहाँ वो प्लांटेशन करते जाते हैं। सही है, ताकि एक अलाइनमेंट हो जाए एक साथ, फिर ये उगे सब। जी जी। कितना अरसा लेगा ये एक पूरा प्लांट बनने में, या कितना टाइम इसको दरकार होगा? ये तकरीबन 10-12 साल में बड़ा हो जाएगा, और इसको प्रोटेक्शन करेंगे तो नेचर रीजनरेशन भी इसमें आ जाएगी, तो ये 100% कवर हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। आज जो ये सीड लगा रहे हैं ये अगले 10 साल के बाद एक पूरा तनावर दरख्त होगा। इस तरह से अभी आप देख के आए थे 100% कैनोपी थी, बड़े बड़े दरख्त थे, उनमें बिल्कुल डेंस थे, तो ये भी इस तरह से बन जाएगा एरिया। लेकिन उसमें 10 साल का अरसा चाहिए। जी जी। तो अभी कितना ऐसे हेक्टर यहाँ पर बाकी है पूरे हमारे डेल्टा में कि हम ये अंदाज़ा वैसे अंदाज़न कह सकें कि हमें कितने सीड्स लगाने पड़ेंगे और कितने सालों में जाके ये पूरा कवर होगा? अच्छा, तकरीबन अभी 2.5-3 लाख हेक्टेयर तक हमारे मैंग्रोव्स हैं, बाकी एरिया बचा हुआ है। वो आगे केटी बंदर, शाह बंदर वाले साइड पे जहाँ बैरन बड़े बड़े लैंड है वहाँ हम प्लांटेशन कर रहे हैं। ये जो दलदली इस तरीके की ज़मीन होती है, इसमें अक्सर व बेशतर ये सुनने में आता है कि किसी किस्म के कोई सांप हो जाते हैं या ऐसी जंगली आबी हयात भी होती हैं जो जहरीली होती हैं, तो क्या इस किस्म की भी यहाँ पर वाक़यात हुए हैं? जी जी, सांप के हुए हैं। पिछले साल भी तकरीबन हमारे कुछ लेबरों को सांप ने काटा था, जिनको हमने यहाँ पे फर्स्ट एड हमारे यहाँ पे होता है, बॉक्स वगैरह है और कुछ दवाइयाँ वगैरह भी दी, फिर हम उनको रेफ़र कर दिया था वहाँ पे।
हॉस्पिटल में। अच्छा, यहाँ कुछ शहद की मक्खियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में दिखाई दे रही हैं और थोड़ी देर के लिए डर भी लगता है इनसे, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि मैंग्रोव्स में ये शहद कैसे तलाश करती होंगी। इधर तो कोई फ्लावर भी नहीं है। नहीं, इनकी फ्लावरिंग होती है, जैसे मैंने वहाँ आपको दिखाया था जो एविसीनिया में फ्लावरिंग होती है, तो उसमें क्या उसमें कोई रस होता है इस किस्म का? जी बिल्कुल होता है, तभी तो ये आई है ना, नहीं तो यहाँ कैसे आ जाती। सही। तो मतलब ये भी हम समझ सकते हैं नाजरीन के ये जितनी ज़्यादा मैंग्रोव्स की ग्रोथ होगी तो कहीं ना कहीं ये शहद की जो एक पूरी इंडस्ट्री है या शहद का जो पूरा एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें भी ये एक सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहा है। और जिस तरीके से आपने साइबेरियन बर्ड्स का बताया वो भी इसका एक बड़ा सुनहरा चैप्टर है कि यहाँ पर जो बर्ड्स आते हैं, तो यहाँ पे आप लोग टूरिज्म वाली चीज़ को क्यों प्रमोट नहीं कर पाते? क्योंकि हमने जितना एरिया कवर किया इस पूरे ट्रैवलिंग में बड़े खूबसूरत मनाजिर हैं और सीखने के एतबार से बड़ी अच्छी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों, स्कूल के स्टूडेंट्स हों, बहुत कुछ एंटरटेनिंग माहौल भी है और सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। ये जो स्कूल और रिसर्च है, हमारे पास स्टूडेंट आते हैं काफ़ी यूनिवर्सिटी लेवल के, पीडी लेवल के, उनको हम हेल्प आउट करते हैं डाटा लेने में और फील्ड एरिया विजिट करवाने में, उनको हम काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं काफ़ी लोग इस पे। तो नाजरीन, यहाँ पर मैंग्रोव्स की काश्त हो रही है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बड़ी खूबसूरती से और बड़ी महारत इसमें यह है कि वो जो रोप है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और उसके रास्ते में कोई दूसरा दरख्त नहीं होना चाहिए, यानी बिल्कुल क्लियर पाथ होना चाहिए। तो फिर ये जो है वहाँ पे सीड्स को वहाँ पे पेवस्त करते हैं और उसके बाद फिर 10 साल का अरसा लगता है एक मैंग्रोव को पूरा एक शजर बनने में, पूरा दरख्त बनने में। नाजरीन, हमने आपको मैंग्रोव्स के हवाले से सारी मालूमात फराहम करने की कोशिश की, साथ ही हमने आपको बताया कि जो फ़िशरमैन है, मच्छेरे हैं, उनका भी यहाँ पे ज़रिया मुआश इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि ये रेडी गोट है और यहाँ के जितने भी मच्छेरे हैं जब वो जाते हैं समंदर में तो आबी हयात की अफजाइश इन मैंग्रोव्स की वजह से ज़्यादा यहाँ पर होती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप मच्छेरे हैं? जी भाई। अच्छा, ये बताएं कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं यहाँ पे? मेरा अरसा तकरीबन 25 साल हो चुका है 25 साल हो इस काम में। अच्छा जी। तो ये मुझे बताएं कि 25 सालों में इन मैंग्रोव्स ने भी काफ़ी अपनी जो है शजरकारी बढ़ाई है यहाँ पे, उससे जो मछलियाँ हैं उनकी पकड़ने की तादाद में इजाफा हुआ है या उतनी ही है जितनी 25 साल पहले आप पकड़ते थे? नहीं, उतनी इसकी वजह से तो हमारे रोजगार हैं। अच्छा। वैसे तो कम हो जाता, बहुत दिन पहले ही कम हो जाता। सही है। कौन सी अकसाम की मछलियाँ यहाँ पे ज़्यादा मिल जाती हैं आपको? यहाँ पे डांठी है, जेलीफिश तो मच्छी नहीं है, जैसे केकड़े भी मैंग्रोव की वजह से ज्यादा है। ठीक है, उनकी मांग में भी बड़ा इजाफा हो जाता है। कई मच्छियाँ हैं बहुत सारी। सही है। ठीक है, लेकिन मैंग्रोव हमारा अहम चीज़ है। कुछ तादाद आप बता सकते हैं कि एक ये जैसे शिप है आपकी, आप लोग जाते होंगे तो एक शिप में अंदाजन कितने आप लेकर आ जाते हैं मछलियाँ, क्या हिसाब हो जाता है? एक शिप में 8 दिन में 2 से 2.5 लाख का माल आ जाता है 8 दिन में। अच्छा, और ये 12 महीनों का हिसाब है या इसके भी कोई सीजन है? 12 महीनों का नहीं, इसमें 2-4 महीने हमारे शार्ट चले जाते हैं बस। वो जो बारिशों के होते हैं? हाँ वही। सही है। लेकिन आप उन 2-4 महीनों के अलावा आप बता रहे हैं 2-2.5 लाख रुपए का आपका 8 दिन का, हफ्ते का 8 दिन हफ्ते इतने का होता है। वैसे एक दिन में इतना नहीं हो सकता। और 8 दिन आप लोग वहीं रहते हैं समंदर में? जी रहते हैं। सही। खाना पीना वो सब वहीं पे चलता है? वहीं पे लॉन्च पे होता है। ठीक है। इस एक लॉन्च का थोड़ा सा हिसाब बताएं कि वो कितनी इसमें गुंजाइश होती है, कितना इसमें किलो के हिसाब से या मनों के हिसाब से आ जाता है माल? अभी एक लॉन्च 3000 किलो वजन उठा सकती है, ये इतनी बड़ी। 3000 किलो? जी जी। सही। उसमें हर अकसाम की जो मछली आपके जाल में आती है वो सब ले आते हैं? सब ले आते हैं। सही। उसके बाद फिर ये यहीं पर कोई इसकी मार्केट लगती है या इब्राहिम हैदरी जाते हैं या फिशरीज जाते हैं? हम फिशरी जाते हैं, इब्राहिम हैदरी भी जाते हैं। अब लोग कर्जा ले रखते हैं, हर जगह देना पड़ता है माल। एक वक्फे की जानिब जाएंगे, वक्फे के बाद आकर हम कुछ और भी टेक्निकल बातें हैं मैंग्रोव्स को लेके, कुछ शुकूक व शुबाहात हैं, कुछ लोगों के दावे हैं, उन बातों को भी आज हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अथॉरिटीज़ हैं उनके सामने रखें और उनसे बरमला पूछें कि आखिर ये क्या मामलात हैं कि नेगेटिव खबरें मीडिया में अक्सर क्यों आती हैं मैंग्रोव्स की लकड़ी को लेके स्पेशली, और क्या उनमें हकीकत है। ये सब बातें डिस्कस होंगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमने आपको कोस्टल एरिया के अंदर जो मैंग्रोव्स हैं वो पूरे दिखाए और अब हम मौजूद हैं
जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं जनाब शहजाद सादिक गिल साहब के ऑफिस में, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइए कि शहजाद साहब, हम विजिट करते हुए आ रहे हैं, माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर इतना ज़बरदस्त काम हो रहा है, देखकर बड़ी खुशी होती है। थोड़ा सा आप ज़रा फिगर्स शेयर कर दें नाजरीन के लिए, कितने लाख हेक्टेयर पे ये रकबा पूरा मुहित है, कितने लाख हेक्टेयर पे हम मैंग्रोव्स लगा चुके हैं, नेचुरल उसमें कितने थे और मज़ीद हम कितने आगे ग्रो करेंगे? ये मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है ये कराची में जो कुरंगी क्रीक है यहाँ से स्टार्ट होते हैं और इंडिया के बॉर्डर पे जो सिर क्रीक है वहाँ तक ये पूरा एरिया जो हमारा मैंग्रोव का फैला हुआ है, जो कि तकरीबन 6,70,000 हेक्टेयर उसका जो है वो एरिया है। और इस पूरे एरिया में कई बहुत बड़े पैचेज़ हैं, कई छोटे पैचेज़ हैं, कुछ ब्लैंक एरिया भी है, कुछ हाईलैंड एरिया भी है। तो हिस्टोरिकली कहते हैं कि यहाँ पर अर्ली 80s की बात मैं करूँ, अगर वहाँ से स्टार्ट करूँ तो 80,000 हेक्टेयर पे मैंग्रोव कवर अवेलेबल था हमारे पास। जो कि सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अर्ली 90s में मैंग्रोव फॉरेस्ट मैनेजमेंट शुरू की थी और इसमें मुख्तलिफ़ इदारों के साथ काम किया। IUCN जिसमें एक नाम बड़ा अहम है, WWF भी है, इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अपने काफ़ी जो है वो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चलते रहे। तो अब जो करंट फिगर हमारे पास मैंग्रोव कवर की है वो 2,40,000 हेक्टेयर पे हमारे पास मैंग्रोव इस वक्त अवेलेबल हैं, जो कि ज़ाहिर करते हैं कि पिछले 25 से 30 सालों में तकरीबन 3 टाइम्स इसमें इंक्रीज़ आया है। सर 3 दिहाइयों का ये जो आपका सफ़र है एक सक्सेसफुल स्टोरी है, तो यकीनी तौर पे इसमें टीम वर्क भी शामिल रहा होगा। कम्युनिटी की सर इसमें कितनी इन्वॉल्वमेंट रही और कितनी आप समझते हैं कि उनकी सपोर्ट की वजह से ये सक्सेस मिली? ये मैंग्रोव में कामयाबी का सहरा जो है वो मेन मैं कम्युनिटीज़ को ही देना चाहूँगा। और दूसरा, इसमें सस्टेनेबिलिटी अगर आप किसी चीज़ में रखेंगे तो यकीनन वो चीज़ कामयाब होती है। मैंग्रोव फॉरेस्ट में हमारे पास मैंग्रोव जो रीजन है हमारा, इसमें सस्टेनेबिलिटी रही है। कंटिन्यूसली हमने एफ़र्ट्स की हैं, ऐसा नहीं है कि हमने एक साल प्लांटेशंस की दूसरे साल हम खामोश होकर बैठ गए, इस तरह नहीं है। कंटिन्यूस एफ़र्ट्स रही हैं, कंटिन्यूस हम कम्युनिटी को साथ इन्वॉल्व करते रहे। बहुत सारी जगहों से ये इतलात मिली हैं, ऐसी खबरें गर्दिश करती रहीं माजी में कि जिस तरह मैंग्रोव्स की जो लकड़ी है वो चोरी हो रही है या उसे काटा जा रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब जब आज हमने ख़ुद विज़िट किया तो हमें ये बात समझ नहीं आई, कन्फ्यूजन है कि ऐसे पानी के अंदर से कैसे कोई चोरी कर सकता है, या वाकई ये होता था या नहीं होता था? देखिए, मैंग्रोव कटिंग बिल्कुल एक इशू है, लेकिन इसको कहना कि एंटायर इंडस डेल्टा पे मैंग्रोव कटिंग होती है, ऐसा नहीं है। इंडस डेल्टा जो इतना बड़ा डेल्टा है, 3 ज़िलों में फैला हुआ है, कराची, ठट्टा और सजावल तक। सिर्फ कराची चूँकि मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे लोगों की पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ पे, तो यहाँ की फ्यूल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। सही। तो इसलिए यहाँ के कुछ लोकल लोग, यहाँ जो लोकल 2-3 गांव हैं जैसे चश्माकोट के लोग हैं या लट बस्ती के लोग हैं, वो लोग इस इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। वो लकड़ी काटते हैं और बेचते भी हैं। हमने 12 उनको जो है वो रोकने की कोशिश की है, उन पे जुर्माने भी किए हैं, उन पे हमने FIRs भी कटवाई हैं। उनके साथ हमने जो उनके नोटेबल्स हैं उनके साथ मीटिंग्स करके वहाँ बुला के उनको कोशिश की है कि वो लोग इस काम से हट जाएं। कुछ लोगों को हमने जो है वो अपने फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट की एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी इन्वॉल्व इसीलिए किया है कि ताकि वो कटिंग ना करें। सही। हमने कुछ एडवर्टाइजमेंट देखी है मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पे भी कि इससे सरमाया भी बड़ा कमाया गया है, सिंध गवर्नमेंट को इससे रेवेन्यू जनरेट हुआ है। क्या वो फिगर्स हैं और किस तरीके से वो सरमाया कमाया गया? जी, ये मैंग्रोव्स अभी तक तो लोगों के जहन में यही था कि सिर्फ ये दरख्त हैं, इनसे हमें जो है वो ऑक्सीजन मिलती है, एस्थेटिक ब्यूटी है, बैरियर है अगेंस्ट सुनामी, ये हम यही समझते हैं कि यही फ़वायद हैं। एक और बहुत बड़ा फ़ायदा जो छुपा हुआ था, जो अब तक लोगों की नज़रों में नहीं आया था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिस लिहाज से मैं कहूँगा पायनियर है पाकिस्तान में, जिन्होंने कार्बन क्रेडिट्स जनरेट किए हैं और उनको जो है ओपन मार्केट में, वॉलंटरी मार्केट में फ़रोख्त भी किया है। ये प्रोजेक्ट हमारा जो है वो अंडर PPP मोड, सिंध गवर्नमेंट का जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक मोड है, उसके तहत हमने एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडस डेल्टा कैपिटल, उसके साथ मिलके हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था 2015 में। और लास्ट ईयर हमने जो इसकी असेसमेंट कराई है, वेरा ने इसको वेरीफाई किया है और 3.21 मिलियन टन कार्बन जो है वो हमने
इसमें जो जनरेट हुए हैं हमारे, वो हमने ओपन मार्केट में सेल किए हैं और उससे कोई $15 मिलियन जो सिंध गवर्नमेंट को बल्कि उनको अकाउंट में ट्रांसफ़र भी हो चुके हैं। सही। अच्छा, ये बताइए कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी हमने माजी में खबरें सुनते रहे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से एक्टिविटीज़ हुई मैंग्रोव्स को लेके ही, तो इंडिया के मुकाबले में सर हम किधर स्टैंड करते हैं? देखिए 2009 में पहली दफ़ा हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये ख्याल आया कि इसमें मैंग्रोव, चूँकि मैंग्रोव पे बहुत काम हो रहा था, तो हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह हाईलाइट करें। तो उसके लिए एक ये आइडिया आया कि इसका कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाए। तो एक गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया 2009 में, जो कि इससे पहले इंडिया के पास था। उन्होंने कोई 3.5 लाख के करीब पौधे लगाए थे एक दिन में विद 300 प्लांटर्स। अच्छा। और वो प्लांटर्स भी उनके वो फ़ौज के जवान थे जिनसे उन्होंने लगवाए थे। सही। तो हमने 2009 में पहली दफ़ा ये रिकॉर्ड इंडिया का ब्रेक किया और हमने 300 लोकल कम्युनिटी के जो मेंबर्स थे, उनसे हमने जो है ये प्लांटिंग करवाई और तकरीबन जो है 4,41,147 पौधे हमने एक दिन में प्लांट किए। तो हमने वो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। वो रिकॉर्ड फिर इंडिया का हमने ब्रेक किया, वो कोई 4-6 महीने बाद फिर इंडिया ने दोबारा उसको जो है वो अचीव कर लिया। ठीक। और वो हमारा रिकॉर्ड ब्रेक हो गया, तो उसको हमने फिर दूसरी बार कोशिश की कि हम उनके रिकॉर्ड को तोड़ें। तो 2013 में हमने एक और अटैम्प्ट किया और उसमें 8,47,275 पौधे हमने एक दिन में प्लांट किए। एक दिन में? एक दिन में। और ये रिकॉर्ड अभी तक हमारा बरकरार था, अभी तक इसको किसी ने बीट नहीं किया। फिर 2018 में हमने इसको इम्प्रूव करने का जो है वो प्लान किया। तो 2018 में हमने तकरीबन 11,29,294 पौधे हमने लगाए और जो अब तक हमारा ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है। और ये हाईएस्ट है इस रीजन में? जी जी, हाईएस्ट है। अच्छा गिल साहब, आप ये बता रहे हैं कि प्रोटेक्शन के लिए भी इकदाम हो रहे हैं, लेकिन मैं ये थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि इसमें PMSA का भी कोई रोल है? जी बिल्कुल, इसमें हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया हुआ है। हम कोशिश करते हैं PQA को ऑन बोर्ड रखें, KPT को ऑन बोर्ड रखें, और PMSA का एक बड़ा अहम रोल है समंदरी जंगलात में या समंदर की हदूद में, क्योंकि पुलिस जो है वो सिर्फ खुश्की की हदूद तक होती है और जहाँ समंदर शुरू हो जाता है तो वहाँ पे ये पुलिसिंग का किरदार PMSA पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी करती है। तो PMSA के साथ हमारा बड़ा अच्छा कोलैबोरेशन है, बहुत सपोर्ट है उनकी हमें, न सिर्फ कराची के लेवल पे बल्कि इंटायर इंडस डेल्टा, KT बंदर, शाह बंदर, कहीं भी हमें कोई इश्यूज़ आते हैं तो PMSA के अफसरान और जवान वो हमारे साथ होते हैं। और कई जगह हमने कार्रवाइयाँ जो की हैं या कोई हमने जो ऑफेंडर्स को पकड़ा है तो उसमें उन्होंने बड़ी हमें सपोर्ट की है। तो मैं उनके किरदार को जो है वो सराहूँगा कि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है हमारे साथ। सही। लास्ट में ये बताइए कि शहजाद साहब, हर डिपार्टमेंट को कोई ना कोई चैलेंजेस तो होते हैं, यकीनी तौर पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी होंगे, तो उसमें आप कुछ शेयर कर सकते हैं चीज़ें, क्या क्या चैलेंजेस हैं? मुश्किलात बहुत सारी आती हैं, लेकिन उन मुश्किलात के होते हुए भी अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है। हमें जो मोस्टली जो मुश्किलात हैं वो ख़ासकर ये कराची के हवाले से, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंग्रोव कटिंग का थोड़ा सा इशू है यहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, हालांकि इतना बड़ा इशू है नहीं वो। दूसरा, स्टाफ हमारे पास लिमिटेड है, हमारे पास भी ऐसी फोर्स अवेलेबल नहीं है जिससे हम जो है वो कानून तो है हमारा, फॉरेस्ट एक्ट हमें अलाउ करता है कि हम जो है वो कार्रवाई करें, लेकिन हम मोहताज हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के। अच्छा। पुलिस के या PMSA के या जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके मोहताज हैं कि हम उनकी मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो एक तो लॉ को जो है वो रिवाइज़ होने की ज़रूरत है। इसमें कुछ 1927 का जो है वो जो अंग्रेज़ों ने लॉ बनाया था वही अभी तक चला आ रहा है, कोई अमेंडमेंट्स नहीं हुई उसमें, ना कोई अमेंडमेंट हुई है, ना उसमें उसको रिवाइज़ होने की ज़रूरत है। आज के जदीद तकाज़ों के तहत पंजाब ने अपना रिवाइज़ कर लिया है, KPK ने कर लिया है, तो हमें भी चाहिए कि हम उसको रिवाइज़ करें और जो जदीद तकाज़े हैं उसके तहत उसको जो है वो चीज़ें उसमें डाली जाएँ। ये भी एक बड़ी बात है कि महदूद वसाइल में रहते हुए आपने एक बड़ी कामयाबी अपने सर सजाई है और पूरे इसमें डिपार्टमेंट की मेहनत होगी। बहुत शुक्रिया शहजाद सादिक गिल साहब, आपने हमें वक्त दिया अपना। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आवाज़ बने एक ऐसी मुहिम की
एक ऐसी कोशिश की जो पूरे माहौल की बेहतरी के लिए ना सिर्फ सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से बल्कि इनके साथ जो कम्युनिटी इन्वॉल्व है, वो, इनकी लीडरशिप, इनकी पूरी टीम, सबकी उसमें कोशिशें शामिल हैं कि मैंग्रोव्स के जरिए माहौल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड के इखराज को कम करते हुए माहौल को बेहतर बनाना, ताकि उसके वो असरात माहौल पर मुरतब ना हो सकें जो इंसानी सेहत के लिए, इंसानी बका के लिए इंतहाई मुज़िर हैं। अब इसमें वॉलंटरीली बेसिस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी तो अपना रोल अदा कर रही है, लेकिन ये भी देखना है कि जो लोकल इंडस्ट्री है वो इसमें किस तरीके से इनका सहारा बन सकती है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो लोकल कम्युनिटी को इससे फ़ायदा हो रहा है, मजीद उनकी ट्रेनिंग या उनके फ्यूचर को मजीद बेहतर बनाने में ये डिपार्टमेंट आगे अपना क्या रोल अदा करेगा, आने वाले दिनों में इन चीज़ों का भी मुशाहिदा किया जाएगा। इस प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी राय भी दे सकते हैं और साथ ही इस प्रोग्राम पर आप अपनी क्या राय रखते हैं फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो करते हुए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करते हुए आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।